स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का अपना न्यू टॉपिक। इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे कि क्या क्वांटम केमिस्ट्री में मतलब केमिस्ट्री में क्वांटम का क्या रोल होता है, या क्वांटम फिजिक्स एक प्रकार से इसमें जो घुसता है थोड़ी तरीके से एटम को समझाने के लिए। तो ये क्या होता है, हम लोगों ने कई प्रकार के परमाणु के मॉडल पढ़े हैं। ठीक है, परमाणु के मॉडल में जो पहला था हमने पढ़ा था थॉमसन का परमाणु मॉडल। ओके, देन उनकी कमियों को दूर किया रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने। उनमें भी कुछ कमी थी, उनकी कमियों को दूर किया बोर के परमाणु मॉडल ने। और लेकिन बोर में भी कुछ कमियां थी, क्योंकि जब हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो देखा था, सॉरी सेकंड लास्ट जो वीडियो देखा था, कि बोर के परमाणु मॉडल में भी कई सारे दोष थे। तो बोर के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए क्या आया, क्वांटम या परमाणु मॉडल के यांत्रिक मॉडल ये आया। ठीक है, मतलब बोर के बाद नया मॉडल क्या था, बोर के बाद नया मॉडल था परमाणु के यांत्रिक मॉडल। ओके, अब जो ये परमाणु के यांत्रिक मॉडल था, ये जो यांत्रिक मॉडल था मतलब क्वांटम मैकेनिक्स इसे कह सकते हैं। तो ये जो था, ये स्टार्टिंग में इसका डेवलप हो रहा था कि ये किस प्रकार से हो सकता है। देन आखिरकार क्या हुआ वो आगे देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। ये केवल क्या है, इसका विकास किस प्रकार से हुआ और यहाँ पे क्या पॉइंट बनते हैं। तो इसके विकास में जो सबसे ज्यादा योगदान दिया वो दो साइंटिस्ट ने दिया था स्टार्टिंग में। ठीक है, इनके विकास को लेके वो कौन थे, वो थे फर्स्ट ऑफ ऑल डी ब्रोगली। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डी ब्रोगली का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा था, मतलब सॉरी डी ब्रोगली का हम लोगों ने द्वैत प्रकृति पढ़ा था कि डी ब्रोगली द्वैत प्रकृति क्या होता है, उसको प्रूव किया था, डी ब्रोगली का समीकरण निकाला था। और दूसरा इसको बताता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ओ भाई, अनिश्चितता का सिद्धांत। हाँ, तो विकास में महत्वपूर्ण योगदान किन दो लोगों का था, एक था डी ब्रोगली का, एक हाइजेनबर्ग का। इन्होंने एक प्रकार से जो आज की डेट में हम परमाणु के बारे में पढ़ते हैं, एटम के बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअली कैसे होता है, विकास यहाँ से हुआ था उनका। ठीक है, डेवलप होना यहाँ से स्टार्ट हुए थे। तो डी ब्रोगली को तो हमने पढ़ लिया है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है कण की तरह भांति व्यवहार करता है, तरंग की भांति व्यवहार करता है। आज के इस वीडियो में हम दो चीजों को डिस्कस करने वाले हैं जो हमको इसके विकास को समझने में काफी ज्यादा सहायक महसूस होगा। ठीक है, देन उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे परमाणु के आंतरिक मॉडल, जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। इसमें क्या होगा, इसमें होगा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है कण की भांति व्यवहार करता है और तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो कण में और तरंग में अंतर क्या होता है, पहले ये डेफिनेशन भी अपन देख लेते हैं कि सॉरी ये डिफरेंस भी अपन देख लेते हैं कि इनमें अंतर क्या है। देन हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, तो इसके विकास को समझने में आसानी मिलेगी। देन उसके बाद हम समझेंगे कि आखिरकार थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर के बाद जो नया मॉडल आया वो नया मॉडल किस प्रकार का था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कण एवं तरंग में अंतर। यदि हम कण और तरंग में अंतर की बात करें तो कण और तरंग में पहला पॉइंट हमारा ये बनता है कि जो कोई कण अंतरिक्ष में मतलब स्पेस में, मतलब कहीं भी पृथ्वी, उसके अंतरिक्ष के अंदर पृथ्वी में कहीं भी किसी भी स्थान पर, ये भी हम बोल सकते हैं, कोई कण अंतरिक्ष में अपना स्थान स्पष्ट रखता है, अर्थात यह स्थानीकृत होता है। पहला पॉइंट कहना क्या होता है, यदि हम किसी स्पेस की बात करें तो इस स्पेस में कोई जो कण होगा, कोई पार्टिकल, उसका ये स्थान फिक्स होगा कि वो इस स्थान पर है। अब वो अपने आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता, अपने में से पीछे नहीं जा सकता, वो अपना स्थान ग्रहण कर सकता है, मतलब वो स्थानीकृत होता है। ठीक है, पहले डेफिनेशन का ये मीनिंग निकलता है। ओके, कि अंतरिक्ष में जो कोई कण है वो कण अपने आप अपना स्थान नहीं बदल रहा। ठीक है, अपने से अपने स्थान वो परिवर्तित नहीं कर सकता, उसका स्थान क्या होता है, किसी एक जगह पे फिक्स होगा, मतलब वो एक प्रकार से अपना स्थान ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये है कि तरंग में हम बात करना चाहे तो तरंग विस्थानीकृत होता है।
विस्थानीकृत होता है अर्थात यह आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, अब तरंग क्या है? तरंग इस प्रकार से वेव, ठीक है, वेव को हम तरंग कहते हैं। तो तरंग इस प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा अपना, उसका अंतरिक्ष में कोई एक निश्चित स्थान नहीं होगा, क्योंकि वो विस्थानीकृत होता मतलब आगे बढ़ता जाता है। इस चीज को आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। आपने नदी या तालाब में कोई पत्थर फेंका होगा, ठीक है, सपोज दैट ये मैंने घेरा बनाया, आपने पत्थर यहाँ फेंका, आपने जैसे ही पत्थर यहाँ फेंका आपने देखा होगा कि हल्का सा लहर टाइप से उठता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, हल्का सा तरंग टाइप से, लहर तो समुद्र में उठता है, तरंग टाइप से हल्का पानी ऊपर नीचे हल्का हल्का होते रहता है। और ये जब ये क्या बोलते हैं, ये आगे बढ़ते जाता है तो ये धीरे धीरे इधर से क्या कम होते जाता है। ठीक है, यदि ये ऐसे आगे बढ़ रहा है तो धीरे धीरे यहां से क्या कम होते जाता है, मतलब वो अपना स्थान बदल रहा, आगे की ओर चल दिया। ठीक है, इसे बोलते हैं विस्थानीकृत होना, अपना विस्थापन कर लेना, अपना स्थान परिवर्तित करते जाना। ठीक है, तो तरंग यही होता है, तरंग विस्थानीकृत होता है अर्थात यह आगे बढ़ता जाता है। चाहे जिसमें लिख सकते हैं जैसे जल में तरंगों की गति। ठीक है, ये चीज, तो ये था फर्स्ट पॉइंट। नाउ हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे कि सेकंड पॉइंट आखिर क्या कहता है। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट हम अपना। कण से तो सेकंड पॉइंट में कण में क्या डिफरेंस हो सकते कण अंतर में, तो हमें ये पता चलता है कि जो कण होता है इन दो कणों का एक समान स्थान नहीं हो सकता। ठीक है, दो कणों का एक समान स्थान नहीं हो सकता अर्थात ये एक दूसरे को इंटरफेयर, कहते हैं ना जब दो लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए, मतलब आप उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इंटरफेयर को बोलेंगे हस्तक्षेप। तो अर्थात ये एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करते, मतलब इंटरफेयर नहीं करते दूसरे मामले में। ठीक है, कहने मतलब क्या है कि अच्छा दूसरा पॉइंट इसको भी लिख देते हैं, देन दोनों एक साथ डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल अच्छे समझ में लगेगा आप लोग को। तो दो कणों का एक समान स्थान नहीं हो सकता, तो इसमें लिखेंगे दो या दो से, ये दो भी बोल रहा है, दो से अधिक के लिए भी बोल रहा है कि दो या दो से अधिक तरंगों का एक स्थान हो सकता है, एक समान स्थान हो सकता है, एक समान स्थान हो सकता है अर्थात ये एक दूसरे को हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है, अर्थात ये एक दूसरे को क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गया, लेकिन अब इनको समझेंगे कैसे। मतलब आपके पास अंतरिक्ष में कोई दो कण है, ठीक है, हमने अंतरिक्ष में कोई दो कण बनाए। अब इन दो कणों में क्या था कि ये कण का ये अपना स्थान है, ये कण का एक अपना स्थान है। ठीक है, किसी एक ही स्थान पर दोनों कण नहीं रह सकते। कहने का मतलब है कि बैठने के लिए एक ही कुर्सी है, ठीक है, अब उस पर दो व्यक्ति बैठे हुए तो एक व्यक्ति लात मार के भगा ही देगा उसको। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है कि उस पर केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। वैसे किसी अंतरिक्ष में कोई एक कण वहां पे है तो केवल एक ही कण वहां रह सकता है। कोई एक वस्तु वहां पे रुकी हुई है तो वहां पे केवल कोई एक ही वस्तु रह सकती है, वहां कोई दूसरी वस्तु आप नहीं रख सकते अंतरिक्ष में। ठीक है, अगर आप रखते भी है तो वो उसके ऊपर स्थान ले रहा है, उसके ऊपर से मतलब नहीं है, उस जगह पे पर्टिकुलर स्थान। जैसे कहने का मतलब है कि मैं एक अपने हाथ के ऊपर एक मार्कर मैंने ये रखा, ये अपने स्थान लिया,
आप इसके ऊपर रखोगे और बोलोगे कि दोनों एक ही स्थान पर है, तो नहीं, दोनों एक ही स्थान पे नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है। मीनिंग समझना, दोनों का मीनिंग अलग है। यहाँ पे मैंने एक मार्कर रखा, मार्कर एक स्थान पर है, ठीक है। अब ये जो है वो इसके ऊपर है, ये इसके स्थान पे नहीं है। जब ये यहां से उठाऊंगा तब ये यहाँ पे आएगा दूसरा, ये कहेंगे तो ये इसका स्थान हो गया। अब इसको यहाँ रखने के लिए, इस स्थान पे रखने के लिए मुझे इसको हटाना पड़ा। वैसे ही एक चेयर पे यदि कोई व्यक्ति एक बैठने की जगह है, वो एक बैठ रहा है, तो दूसरा कोई उसके ऊपर आके बैठ रहा है तो उसके ऊपर बैठ रहा, उस स्थान पे नहीं बैठ रहा। ठीक है, बात समझ में क्या चीज है। तो ये कह रहा है कि कोई भी दो कणों का एक समान स्थान नहीं हो सकता, ये एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं कर सकते, सब अपने अपने स्थान पे बैठेंगे। ओके, लेकिन तरंगों में ऐसा नहीं भाई, तरंग तो हम ढीठ है, हम तो एक ही जगह बैठेंगे। तो ये एक तरंग गई, इसी पे ही दूसरी तरंग चल देगी। नहीं, हमको तो वहीं जाना है, साथे में जाना है, तीसरी भी चल देगी, चौथी भी चल देगी। तरंगों में ऐसा पॉसिबल है, कण में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कण को स्थान चाहिए, तरंग को स्थान थोड़ी चाहिए, वो तो अपने स्थान बदलते जाता है पूरा। ठीक है, इसको स्थान चाहिए, इसलिए बोले कि एक ही जगह पे नहीं रह सकता कोई भी दो कण, लेकिन इसको किसी स्थान के लिए वो नहीं हो सकता। तो ये दो से अधिक तरंगों का एक समान स्थान हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो ये चीज है। तीसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, हाँ, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, जब कई कण किसी स्थान पर एक साथ उपस्थित हो तो उनकी संख्याओं का योग, ठीक है, उनकी संख्याओं का योग उनकी संख्या के बराबर होता है। लाइन समझ में नहीं आई, अभी डिफाइन करते हैं, इसका थर्ड पॉइंट ले लेते हैं पहले। तो क्या कहता है इनका थर्ड पॉइंट, हाँ, तो ये कहता है जब कोई कण किसी स्थान पर एक साथ उपस्थित हो, तो इसमें लिखेंगे जब कोई तरंग किसी स्थान पर एक साथ आरोपित हो तो उनका व्यतिकरण का परिणामी तरंग बड़ा या छोटा हो सकता है, या व्यतिकरण की प्रकृति पर निर्भर करता, यह व्यतिकरण की प्रकृति पर निर्भर करता है। चलो ठीक है, दोनों पॉइंट को समझते हैं कि कहना क्या चाहता है। जब कई कण किसी स्थान पर एक साथ उपस्थित हो, मतलब ये कोई एक स्थान हो गया, कई कण यहाँ पे उपस्थित है, कण अपने अपने स्थान पे है ना, कोई दूसरे के ऊपर नहीं बैठेगा। तो कई कण यहाँ पे उपस्थित है अपने अपने स्थान पे, या मैं डायग्राम थोड़ा ऊपर बनाता हूँ, यहाँ हो सकता है लाइट चमक रही हो, इधर बना लेते। ठीक है, कई कण अपने अपने स्थान पर इस प्रकार से उपस्थित है। यदि मैं इनके कणों को कहना चाहूँ कि कुल मिला के लगभग कितने बना लिए मैंने, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, लगभग ये 18 है। तो मैं सबको 1 by 1 by 1 by जोड़ते जाऊंगा, इस प्रकार से। तो कुल मिला के मुझे वो 18 ही मिलेंगे। कहने का मतलब है
कि जब कई कण किसी स्थान पर एक साथ उपस्थित हो तो उनकी संख्याओं का योग उनकी संख्या के बराबर होता है। 18 थे कुल कण, उनका योग आया 18, उनकी संख्या भी 18 है। तो ये तो कुछ उतना फर्क नजर नहीं आया अपने को कि कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हम इससे कंपेयर करते हैं ना इस चीज का, तब हमको इसकी वैल्यू समझ में आती है कि इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा। इसमें एक तरंग जा रहा, दूसरा तरंग जा रहा, एक साथ जा रहा है ना, तीसरा तरंग, चौथा तरंग, ओ अलग क्यों भाग रहा भाई तू, पांचवा तरंग जा रहा, इस प्रकार से तरंग जा रहे हैं ना, बहुत सारे तरंग जा रहे हैं। ठीक है, तो तरंग क्या होगा, पहला तरंग, दूसरा तरंग, तीसरा तरंग, चौथा तरंग, पांचवा तरंग, अगर पांच हम मान रहे हैं तो इस प्रकार से तरंग है। अब ये तरंगों का एक परिणामी निकलेगा। परिणामी कहने का मतलब ये है कि ये पूरी तरंग कहीं जाके जब टकराएंगी, ठीक है, तरंगों के आपस में मिलने को अपन व्यतिकरण कहते हैं। अब व्यतिकरण का डेफिनेशन अगर मैं आपको यहाँ समझाऊंगा तो भी समझ में नहीं आएगा अच्छे से, क्योंकि उसके लिए आवृत्ति क्या होती है, आयाम क्या होता है, कला क्या होता है, ये समझना पड़ता है। व्यतिकरण में जो टॉपिक है वो 11th में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे फिजिक्स में, जो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, और क्लास 12th में व्यतिकरण को पूरा डिटेल में करेंगे अपन, ठीक है, वो भी फिजिक्स में। तो व्यतिकरण को अपन बाद में समझेंगे, शॉर्ट में इतना समझ सकते हैं सिर्फ कि जो सभी तरंग आपस में एक दूसरे पे मिल जाती है, हस्तक्षेप कर लेती है, तो उनमें व्यतिकरण हो जाता है। अब व्यतिकरण से ये सभी तरंगें मिलकर एक बड़ा तरंग बना लेती है, जिसे बोलते हैं परिणामी तरंग। क्या बोलेंगे, परिणामी तरंग। अब ये परिणामी तरंग, ओके, अब ये परिणामी जो तरंग है वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ठीक है, अब बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। बड़ा कैसे होगा, छोटा कैसे होगा, व्यतिकरण की प्रकृति पर निर्भर करेगा। व्यतिकरण दो टाइप से होते हैं, यहाँ पे मेंशन की जरूरत नहीं है, बस नाम लिख देता हूं। एक होता है संपोषी, एक होता है विनाशी। संपोषी में मान बढ़ जाता है तो बड़ा हो जाता है, विनाशी में घट जाता है तो कम हो जाता है। जब आगे हम उनको पढ़ेंगे तब कर लेंगे, अभी के लिए आप इन पॉइंट को याद कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है रेड से जो मैंने लिखा हुआ है, इस से कुछ आपको बनाना नहीं है, बस जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है वही आपको नोट करना है कि ये थे कि कण और तरंग में आखिर अंतर होते क्या है, और इलेक्ट्रॉन में और प्रकाश में और कई सारे चीजों में ये दोनों चीज तो पाए जा रहे हैं, मतलब कण की तरह भी है, तरंग की तरह भी है। ठीक है, तो ये जो परमाणु का यांत्रिक मॉडल आता है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और सबसे अलग नजरिया रखता है। इसका विकास करने में दो लोगों ने योगदान दिया था। डी ब्रॉगली ने जो बताया कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब जो होते हैं वो कण की भांति व्यवहार करते हैं, तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। कण तरंग में अंतर क्या होता है समझ लिया हमने। अब हाइजेनबर्ग ने क्या बताया था इस चीज के बारे में, तो हाइजेनबर्ग वाला पॉइंट देख लेते हैं। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है, यदि हम इसके बारे में डिस्कस करना चाहे तो अब डी ब्रॉगली ने तो इलेक्ट्रॉन को कण और तरंग दोनों की भांति बता दिया, चलो ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार करता है। ठीक, तो तरंग जो है वो तो अपने स्थान पर रहता नहीं है, स्थानीकृत तो होता नहीं, वो तो विस्थानीकृत होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, यदि वो विस्थानीकृत है तो अपने स्थान पर टिकेगा नहीं, और टिकेगा नहीं तो उसकी स्थिति और कण का सही निर्धारण हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, यदि कोई वस्तु अपने स्थान पर नहीं टिक रही है तो उसकी स्थिति और कण का सही से निर्धारण नहीं कर सकते। ये कहना था हाइजेनबर्ग का। तो हाइजेनबर्ग ने इसके लिए अपना केवल एक लाइन का कथन लिखा, सिर्फ एक लाइन का। क्या था कि किसी सूक्ष्म कण की स्थिति व संवेग का, कि सूक्ष्म कण की स्थिति व संवेग का ठीक ठीक निर्धारण असंभव है। ओके, यहां पे एक साथ वर्ड यूज कर लेंगे, एक साथ। ओके, तो डेफिनेशन क्या बनेगा, किसी सूक्ष्म कण की स्थिति व संवेग का एक साथ ठीक ठीक निर्धारण या सही निर्धारण संभव नहीं है। मतलब एक साथ दोनों ज्ञात ही नहीं कर सकते। स्थिति ज्ञात करोगे तो संवेग छूटेगा, संवेग ज्ञात करोगे तो स्थिति छूट जाएगी। ऐसा कहना था हाइजेनबर्ग का। ठीक है,
तो उन्होंने इसके लिए एक अपना समीकरण दिया, ठीक है, हाइजेनबर्ग का। इसे अपन कह सकते हैं उसका गणितीय रूप वो क्या था, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल देन एच अपन 4 पाई। ओके, ये जब इक्वेशन आता है इसमें मीनिंग क्या क्या निकलता है कि जो हमारा डेल एक्स है उसका मीनिंग है स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता। एक्स क्या हो गया, स्थिति हो गया। डेल मतलब परिवर्तन कर दे रहा, मतलब स्थिति में अनिश्चितता, निश्चित नहीं कर पा रहा उसको, उसमें अनिश्चितता उत्पन्न हो जा रही है। उसी प्रकार से डेल पी क्या हो गया, तो वो हो गया संवेग में अनिश्चितता, मतलब उसमें परिवर्तन हो रहा है। ठीक, अच्छा इसमें एक लाइन आप और ऐड कीजिए, बताओ मैं कैसे एक ऐड करेंगे एक लाइन इसमें अपन कि डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल देन एच अपन 4 पाई। एक लाइन हो जाएगा डेल एक्स इंटू एम डेल वी ग्रेटर देन इक्वल देन एच अपन 4 पाई। 2 लाइन ये आ जाएंगे, ठीक है, ये फिर ये 2 लाइन इसमें आ जाएंगे। मीनिंग समझाता हूँ कि भी कैसे आता है ये, पहले अपन ये उतार लेते हैं क्या क्या मीनिंग निकलता है। ओके, डेल पी लिखा, फिर एम भी अगर आ रहा है तो एम के रूप में लिखेंगे, तो एम कण का द्रव्यमान, ओके, देन डेल वी वेग में अनिश्चितता, वेग में अनिश्चितता, और फिर एच है तो प्लांक नियतांक, और 4 और पाई तो आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो ये चीजें आ गई अपने पास कि इनका ये मीनिंग निकलता है। हमको पता है कि P बराबर होता है mv। P मतलब संवेग, m मतलब द्रव्यमान, v मतलब वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग, ठीक है। यदि मैं संवेग में परिवर्तन कर रहा हूं तो मेरा दोनों में परिवर्तन आएगा mv। ये तो क्या दोनों में परिवर्तन हो रहा, जो द्रव्यमान होता है गति के दौरान किसी वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता, गति के दौरान किसी वस्तु का या किसी कण का द्रव्यमान नहीं बदलता, मतलब द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं हो सकता, तो उसको बाहर निकाल दो परिवर्तन से। लेकिन वेग बदल सकता है, वेग कम हो सकता है, वेग ज्यादा हो सकता है, ये हो सकता है, पॉसिबल है इस चीज की। तो ये चीज निकल गया, ये तो एक्स्ट्रा मैंने समझा दिया। अब चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो चूंकि P इक्वल टू mv, ठीक है। मतलब डेल एक्स और डेल पी का जो मान है वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा h अपन 4 पाई के। इसका मान या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा h अपन 4 पाई के। और एक पॉइंट यहाँ समझने वाली ये है कि जो h अपन 4 पाई है ये पूरा पूरा कांस्टेंट है, एक नेता, क्योंकि सबकी वैल्यू फिक्स है, 4 फिक्स वैल्यू है, पाई की वैल्यू फिक्स होती है 22/7, h की वैल्यू फिक्स होती है, चाहे तो आप h की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे। h का मान कितना होता है ना, h का मान होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है। तो ये पूरा आ गया कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए इसे कुछ पॉइंट्स हम और देखते हैं किस प्रकार से होगा। ओके, इसमें हम समझेंगे कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता इसके लिए लागू होता है, लेकिन कुछ चीजों पर लागू नहीं होता, और कुछ चीजें क्या होती है, क्यों होती है ऐसा, वो देखते हैं। इतना आप अपने नोट्स में एग्जैक्टली ऐसा ऐसा नोट कर लीजिएगा, इसको नहीं उतारेंगे तो भी चल जाएगा, बाकी पूरा पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ओके, हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है, इससे आखिर हमको पता क्या क्या चलता है वो देखते हैं। तो हमारे पास एक समीकरण मिलता है डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल देन एच अपन 4 पाई। यहाँ पे पूरी वैल्यू कांस्टेंट होती है, मैंने बताया था आपको अभी। यदि पूरी वैल्यू कांस्टेंट होती है दैट मीन्स ये है कि डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल टू एक नियतांक लिख सकते हैं या स्थिरांक लिख सकते हैं, उसे कांस्टेंट कहते हैं। डेल एक्स इज इक्वल टू नियतांक बाय मिलता है आपको डेल पी। मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट से यदि कोई कांस्टेंट, नियतांक, स्थिरांक है और बराबर है तो उनकी जगह पे क्या जाएगा, प्रोपोर्शनल
1/del p, वो हट जाता है निकाल। तो ये बनता है। अब बुक में सीधे आपको ये मिलेगा, लेकिन आता ऐसे है वो, ठीक है, प्रोसीजर ये होता है उसका। चलिए ठीक है, ये हमको मिल गया। ये हमको क्या बताता है, हमको 3 चीजें बताता है। पहला पॉइंट, ठीक है, कण की सॉरी ऐसे लिखते हैं इसको, यदि डेल एक्स का मान अत्यंत कम हो, यदि डेल एक्स का मान बहुत कम होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी पता है, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब इनवर्स है, मतलब उल्टा प्रभाव डालते हैं। यदि कोई चीज आपको ऐसी मिल जाए ना, मतलब एक दूसरे को उल्टा प्रभाव डालते हैं। बी का मान बढ़ेगा तो ए का मान घटेगा, बी का मान घटेगा तो ए का मान बढ़ेगा। इसका मीनिंग ये निकलता है कि यदि संवेग, क्या कहना है, डेल एक्स का मान, डेल एक्स का मान कम हो रहा है तो संवेग का मान बढ़ रहा है। क्योंकि संवेग के आगे यहाँ डेल लगा हुआ है, जिसे कहते हैं संवेग में अनिश्चितता। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि संवेग में अनिश्चितता बढ़ रही है, ठीक है, संवेग में अनिश्चितता बढ़ जाएगी। ओ भाई, तो ये बात समझ में आता है। दूसरा, जिसका अपोजिट, यदि डेल पी का मान अत्यंत कम हो, ओके, डेल पी का मान कम कर देते हैं, इसका मान अत्यंत कम हो जाएगा डेल पी का मान, तो डेल एक्स का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक्स में क्या अनिश्चितता ही है, तो कहेंगे कि स्थिति में अनिश्चितता बढ़ जाएगी। ओके, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तो तीसरा पॉइंट ये कहता है डेल एक्स का मान, डेल एक्स का मान शून्य हो तो, इधर डेल एक्स का मान शून्य हो जाए, सपोज दैट, देखना कैसे ना, डेल पी प्रोपोर्शनल 1/del x, इसको यहाँ कर सकते हैं मैथमेटिक्स के रूल से। यहाँ आ गया डेल पी प्रोपोर्शनल 1/0, 1/0 मतलब क्या होता है, 1/0 मतलब होता है इन्फिनिटिव, मतलब संवेग में अनिश्चितता क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। बढ़ना तो अलग होता है, अनंत मतलब बहुत ज्यादा, उसका कुछ होता ही नहीं है। अर्थात संवेग में अनिश्चितता अनंत हो जाएगी। ओके, क्योंकि यदि तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है वो कण, तो उसकी स्थिति से पता ही चलेगी, उसकी स्थिति शून्य है, स्थिति में अनिश्चितता शून्य है, संवेग में अनिश्चितता अनंत हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। तो ये 3 पॉइंट इनके नजर आते हैं। इसका हम चौथा पॉइंट ही बना सकते हैं कि डेल पी का मान शून्य हो तो डेल एक्स का मान भी अनंत को मिलेगा, स्थिति अनंत मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट नजर में आते हैं। लेकिन इसका सबसे मेन पॉइंट क्या है, क्रिकेट या फुटबॉल की बॉल, समझाता हूं इसकी मीनिंग को भी आपको मैं, पहले पूरा मिटा देते हैं। अब जो क्रिकेट या फुटबॉल की जो बॉल है, इसमें हाइजेनबर्ग का नियम काम नहीं करता, मतलब हाइजेनबर्ग का निश्चित सिद्धांत क्रिकेट या फुटबॉल की बॉल के लिए काम नहीं करता। मतलब अब इनकी, यदि आप क्रिकेट की बॉल को खिलाड़ी फेंक रहा, तो इनकी स्थिति और संवेग का ठीक ठीक निर्धारण कर सकते हैं। अब जो लोग क्रिकेट देखते होंगे, जब भी कोई अंपायर, जब भी कोई बॉलर किसी बैट्समैन को क्या बोलते हैं, पैड में बॉल मारता है, तो इस प्रकार से LBW, ठीक है, इस प्रकार से करने की कोशिश करता है कि 3 स्टंप में जब भी कोई बॉल मारता है, उसके पैड पे, यहाँ कोई व्यक्ति है, उसके पैड में यहाँ पे बॉल पड़ता है। अब ये बॉल ये आगे जाके यहाँ पे स्टंप पे टकराएगी कि स्टंप को मिस कर जाएगी, ये पता वो कैसे लगा लेता है, क्योंकि उसको तो ये दिखाई नहीं देता है, उसको तो बस ये पता चलता है कि बॉल यहाँ से आई, यहाँ टप्पा खाई, देन यहाँ पे उसके पैड में टकराई, उसे सिर्फ नहीं पता चल रहा है। तो वो क्या करता है कि वो इसकी स्थिति को और उसके संवेग को, उसके डायरेक्शन को मेजर करता है कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस स्पीड से जा रहा है, तो इसकी स्थिति बढ़ेगी तो इधर बढ़ सकती है, स्पीड ज्यादा है तो इधर निकल सकता है,
कम है तो इधर निकल सकता है। तो इस चीज को वो मेजर करके देखता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो क्रिकेट या फुटबॉल की बॉल होती है उसमें हाइजेनबर्ग का रूल काम नहीं करता। मतलब हम लोग इजी वे में पता लगा सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या होती है और साथ ही साथ उसका संवेग क्या होता है। तो हाइजेनबर्ग का रूल और केवल किसी भी सूक्ष्म कण, मतलब बहुत छोटे कण के लागू होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की साइज के जितने भी कण होंगे उनमें लागू होगा, ठीक है। तो ये था, अपने समझिएगा कि जो हमारा न्यू मॉडल बनने वाला है परमाणु का, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। तो नेक्स्ट में हम क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को अच्छे से समझेंगे। अभी की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। यदि भी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।